हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो गाइस, जो हमारी सीयूटी यूजी की क्लासेस चल रही थी, जो हमने कोर्स आपके लिए लॉन्च किया था, उसकी काफ़ी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो अब आपके लिए मैं इस क्लास में एमसीक्यू पर चर्चा करने वाला हूं, जो कि महत्वपूर्ण आपकी रहने वाली हैं। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं, आपको हाँ और ना में जवाब देना है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपका मल्टीपल क्वेश्चन रहने वाले, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन उनके रहेंगे। तो आपके दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन इस सेट में रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। और गाइस, आप साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम के समय पर आपको रिवीजन करने में सहूलियत प्राप्त हो। साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, लेकिन आप खुद से नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो बिल्कुल हम बारीकी से चर्चा करते हुए चलेंगे। सभी विद्यार्थी इस सेशन को शुरू से लेकर के एंड तक ध्यानपूर्वक सुनना और ध्यानपूर्वक इसको नोट डाउन करना, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि जो हमारा सीयूटी यूजी का जो कोर्स चल रहा है, उसमें आपका किस प्रकार से सारी की सारी जानकारी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सीयूटी यूजी 2024 परफॉर्मिंग आर्ट्स का आपका कोर्स हमारी तरफ से लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल रहने वाला है, इंस्ट्रूमेंटल रहने वाला है, कर्नाटक म्यूजिक, इन सभी का सिलेबस आपका सेम है। तो जो विद्यार्थी वोकल से हैं या इंस्ट्रूमेंटल से हैं या फिर आप कर्नाटक म्यूजिक से हैं, सभी का सिलेबस सेम है। सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, फुल सिलेबस करवाएंगे। जो आपका सीयूटी यूजी की तरफ से आया हुआ है, फुल आपको सिलेबस मिलेगा, पूरा का पूरा आपको प्रॉपर वे में हम करवाएंगे। साथ ही साथ पीडीएफ भी मिलेगी और आपको टेस्ट भी साथ ही साथ मिलते रहेंगे। तो आपको फुल सिलेबस हम कवर करवाएंगे इस कोर्स में। नोट्स ऑफ ईच लेक्चर, यानी हर एक लेक्चर का आपको नोट्स मिलेगा। 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपके सीयूटी यूजी के पैटर्न पर रहेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे, जो कि सबसे फायदेमंद आपको रहने वाला है कि हम हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट लेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसा बनता है और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जितने भी आपके सीयूटी यूजी के पेपर हुए हैं संगीत के, उन सभी के क्वेश्चन आपको एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस टिल दी काउंसलिंग तक, यानी कि जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती है तब तक हम आपको प्रॉपर गाइडेंस करते रहेंगे। आपको किस प्रकार से आगे की तैयारी करनी है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, और आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन बनता है उस पर हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा कोर्स इसमें मिलने वाला है और पूरा का पूरा आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो इसके लिए फीस रखी गई है हमारी तरफ से 551 रुपये, मात्र 551 रुपये है। इसी में आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पूरा टेस्ट भी मिलेगा, चैप्टर वाइज भी मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर हो जाएगी। सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारा शिक्षा प्लानेट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपने प्रिपरेशन को कीजिएगा। ये था आपको कोर्स से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आगे हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सही गलत के रूप में लेकर के आया हूं, जो कि आपको देना है हाँ ना में जवाब। संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश है। तो आपको बताना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सभी विद्यार्थियों ने अगर क्लासेस अच्छी प्रॉपर वे में देखा हुआ तो इस क्वेश्चन पर मैंने बार बार फोकस किया था कैसा क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखिए, आपका जो भारतीय संगीत है, कौन सा संगीत आपका भारतीय संगीत, भारतीय संगीत में आपका संगीत की क्या परिभाषा रहती है कि आपका गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश आपका संगीत कहलाता है। क्या होता है आपका गायन, वादन और आपका नृत्य, इन तीनों का समावेश आपका क्या कहलाता है। तो इन तीनों का समावेश आपका संगीत कहलाता है। ये कहाँ पर आपका भारतीय संगीत में। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं पाश्चात्य देशों के बारे में, यानी कि पाश्चात्य संगीत के बारे में, तो पाश्चात्य संगीत में आपका गायन प्लस वादन होता है, गायन प्लस वादन होता है, आपका नृत्य नहीं होता है। क्या आपका नृत्य नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आपका संगीत की परिभाषा निकलती है कि आपका गायन वादन का समावेश से आपका संगीत कहलाता है पाश्चात्य संगीत, यानी कि पाश्चात्य देशों में। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हाँ होता है। क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आगे हम बात करने वाले हैं, भारत में 2 संगीत पद्धति प्रचलन में है। देखिए, भारत में आपकी 2 संगीत पद्धति प्रचलन में है, बिल्कुल सही है। क्या है आपका, हाँ बिल्कुल सही रहने वाला है। कौन कौन सी आपका, एक आपकी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, उत्तर भारतीय
उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, और दूसरी कौन सी है आपकी, दूसरी रहने वाली है आपकी कर्नाटक संगीत पद्धति। क्या आपका कर्नाटक संगीत पद्धति। ये दो पद्धति आपकी प्रचलन में है। अब देखिए उत्तर भारतीय संगीत पद्धति को आपका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी बोलते हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी बोलते हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी इसको बोला जाता है। जो आपका कर्नाटक संगीत पद्धति है इसको आपका दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। तो ये आपकी दो पद्धतियां हैं जो कि इंडिया में प्रचलन में है। इनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हाँ बिल्कुल, दो पद्धतियां आपकी भारत में प्रचलन में है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रथम संगीत पद्धति का नाम हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत पद्धति, दूसरी का नाम कर्नाटकी या दक्षिण संगीत पद्धति है। बिल्कुल सही है, मैं अभी आपको ये बता चुका हूँ कि दो पद्धतियां हैं आपकी, हिंदुस्तानी और आपकी कर्नाटक संगीत पद्धति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मुख्य दो स्वरलिपियां मान्य है। देखिए आपका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है जो कि आपका उत्तर भारतीय संगीत पद्धति है। कौन सा आपका उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में आपका दो स्वरलिपि प्रचलन में है। कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी भातखंडे, कौन सी है आपकी भातखंडे स्वरलिपि, और दूसरी आपकी पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति, पलुस्कर। तो ये दो स्वरलिपि आपकी उत्तर भारतीय या फिर कहें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में प्रचलन में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से ध्यानपूर्वक इन सेट को लगाइएगा, और जो कोर्स आपका चल रहा है उसमें जितनी भी आपकी क्लास हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस को आप शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा और नोट्स अपने हाथ से खुद बनाइएगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं, पहली स्वरलिपि पद्धति का नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति, दूसरी का नाम विष्णु नारायण भातखंडे या भातखंडे स्वरलिपि पद्धति है। बिल्कुल ये सही है आपका, हाँ इसका राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल हाँ। तो ये मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आगे हम बात करेंगे, भातखंडे स्वरलिपि में शम के लिए क्रॉस और खाली के लिए जीरो का चिन्ह लगाती हैं। देखिए भातखंडे में आपका शम के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं और खाली के लिए आपका जीरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, खाली के लिए जीरो लगाते हैं। तो ये आपका भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में चिन्ह आपके रहते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, भातखंडे स्वरलिपि में कोमल स्वर के लिए मैंने आपको बताया था कि नीचे पड़ी रेखा लगाते हैं। कोमल चिन्ह के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, स्वर के नीचे पड़ी रेखा, जैसे कि आपका गा है, गा के नीचे पड़ी रेखा। और तीव्र चिन्ह के लिए आपका खड़ी रेखा लगाते हैं, जो कि आपका मध्यम के ऊपर इस प्रकार का लगेगा। क्या लगेगा आपका, इस प्रकार का। ये आपका कोमल के लिए है, ये आपका तीव्र के लिए है। तो इस प्रकार से आपका खड़ी और पड़ी रेखा लगाते हैं कोमल और तीव्र के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार के सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। सभी विद्यार्थी अच्छे से ध्यानपूर्वक इनको याद कीजिएगा। भातखंडे स्वरलिपि में तार सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदु और मंद सप्तक के लिए नीचे बिंदु लगाते हैं। तो आपका भातखंडे स्वरलिपि है, तार सप्तक के लिए क्या लगाते हैं, तार सप्तक मैंने आपको बताया था, जो जब सप्तक हमने पढ़ा था तो आपका तार सप्तक के लिए ऊपर बिंदु लगाया था, और आपका मंद्र सप्तक के लिए आपका नीचे बिंदु लगाया था। तो इस प्रकार से आपका जो सप्तक था, तीन प्रकार के सप्तक थे, तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक। मध्य सप्तक के लिए कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपके जो सप्तक होते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, ये हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, 19 में से मैं आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, भातखंडे स्वरलिपि में मीड के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए मीड के लिए आपका भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में कैसा चिन्ह लगाते हैं, तो मीड के लिए आपका इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, ना कि इस प्रकार का। मीड के लिए आपका ऐसा चिन्ह लगाते हैं, ऐसा चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो ये आपका गुणित है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, नहीं। क्या रहेगा आपका, नहीं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, भातखंडे स्वरलिपि में एक मात्रा में दो स्वर के लिए दोनों स्वरों के नीचे यह चिन्ह लगाते हैं। यानी कि आपका, जैसे कि आपका
तिरकिट आपका ये रहने वाला है, या फिर आप कहें धागे, ये आपके बोल हैं। तो इन दोनों मात्राओं को दर्शाने के लिए इस प्रकार का चिन्ह आपका लगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि धागे आपका एक मात्रा है, अगर इस पर लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा तिरकिट आपकी एक मात्रा है। तो ये चिन्ह आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही, हाँ, राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अब देखिए यहाँ तक थे आपका हाँ और ना में आपको जवाब देना था, यानी कि सही गलत के रूप में। अब यहाँ से आपका मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे, तो आपको बताना है। ये मैं सभी के सभी क्वेश्चनों को वहां से लेकर के आया हूँ, जो कि मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं नाद किसे कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नाद किसे कहती हैं। किसी भी ध्वनि को नाद कहते हैं। क्या है आपका? किसी भी ध्वनि को नाद कहते हैं, मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, तीव्र ध्वनि को नाद कहते हैं। तो नाद क्या होता है आपका? देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको जो नाद क्या होता है, नाद के हैं या फिर आपका ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? कोई भी आवाज आप सुनते हैं उसी को हम नाद या ध्वनि कहते हैं। जैसे कि आपने ये सुना, ये भी आपका नाद है। इस प्रकार के सुना आपने, ये भी नाद है। तो यानी जो भी आप सुनते हैं वो आपका नाद या ध्वनि कहलाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? किसी भी ध्वनि को नाद कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? किसी भी ध्वनि को आपका नाद बोला जाता है, ठीक है। संगीत का आधार कौन सा नाद है? तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके नाद कितने प्रकार के होते हैं। नाद दो प्रकार के होते हैं। नाद के कितने प्रकार होते हैं? दो। नंबर एक आपका आहत नाद, नंबर दो आपका अनाहत नाद। दो प्रकार के आपके नाद होते हैं। तो देखिए इनमें से आपका जो आहत नाद होता है ये संगीत के लिए उपयोगी होता है। आहत नाद होता है आपका संगीत उपयोगी, संगीत के लिए, संगीत के लिए उपयोगी कौन सा होता है आपका? आहत नाद। अनाहत नाद ये आपका संगीत के लिए, संगीत के लिए उपयोगी नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है। तो आपका अनाहत नाद होता है, ये आपका मोक्ष प्राप्ति का साधन है। क्या आपका? मोक्ष प्राप्ति का साधन। तो इस प्रकार से आपका नाद दो प्रकार का होता है, आहत नाद और अनाहत नाद, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, नाद के कितने प्रकार हैं। तो नाद के मैंने अभी आपको बताया था, नाद के दो प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद, ठीक है। नाद की कितनी विशेषता है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। नाद की आपकी तीन विशेषताएं। नाद की कितनी विशेषताएं? तो नाद की तीन विशेषताएं कौन कौन सी आपकी? एक होती है आपकी तारता, दूसरी होती है आपकी तीव्रता, तीसरी होती है आपकी गुण या जाति। नाद के गुण या फिर आपका जाति। तारता को आपका पिच बोलते हैं, तीव्रता को आपका इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। और जो आपका गुण जाति होता है इसको आपका टिम्बर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? आपका टिम्बर बोलती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि तारता क्या होता है आपका? ऊंचा नीचापन, ऊंचा नीचापन होता है आपका तारता। तीव्रता क्या होता है आपका? छोटा बड़ापन, छोटा बड़ापन। और जो आपका टिम्बर होता है ये आपका सहायक नाद पर डिपेंड करता है, यानी कि आपका अलग अलग वाद्यों की ध्वनियों को पहचानना आपका नाद के गुण या जाति के आधार पर ही हम पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से नाद की आपकी तीन विशेषताएं होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? अब देखिए तार में अगर कंपन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको आपका आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको आपका आंदोलन बोला जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक लिखने वाले हैं। एक सप्तक में कितनी श्रुति मानी गई है? तो ये सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपसे क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, इनकी थ्योरी में बता चुका हूँ कि डिटेल में इनमें क्या रहता है। आपकी नाद की विशेषताएं तीन रहती हैं, तो उनमें अंदर से किस पर कौन सी विशेषता निर्भर करती है, ये सारी की सारी चीजें हम क्लासेस में देख चुके हैं। तो आप विद्यार्थी देखना चाहते हैं तो हमारा CUT UG वाला कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है सभी विद्यार्थी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए एक सप्ताह में आपकी 22 श्रुतियां होती हैं। कितनी होती है? 22 श्रुतियां होती हैं। अब 22 श्रुतियों के क्या क्या नाम होती हैं, किस श्रुति पर कौन सा स्वर होता है, ये हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं।
एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने जाती हैं? देखिए एक सप्तक में आपके कुल कितने स्वर होती हैं? तो कुल स्वर होते हैं आपके 12। कुल स्वर कितने होते हैं आपके? 12। यहाँ पर आपको ऑप्शन में 12 है। अगर ऑप्शन में 12 नहीं मिलता तो फिर आप 7 लगा करके आते। क्या लगा के आते? आपका 7। कुल स्वर 12 हैं, इनमें से आपका शुद्ध स्वर कितने हैं? तो शुद्ध स्वर है आपके 7। कौन कौन से? आपका सा, रे, ग, म, प, ध और आपका नी। ये आपके 7 शुद्ध स्वर हैं। इन्हीं में से आपके 5 विकृत स्वर होते हैं। अगर विकृत स्वर की हम चर्चा करते हैं तो विकृत स्वर कितने होते हैं? 5। यानी कोमल रे, कोमल ग, तीव्र मध्यम, कोमल देहवत, कोमल निषाद। ये आपके 5 विकृत स्वर हैं। ये तो टोटल आपके 12 स्वर यहाँ पर बन जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर माने जाते हैं? तो एक सप्तक में आपके 7 शुद्ध स्वर माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? आपके 7 शुद्ध स्वर आपके माने जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से क्लासेस को देखेंगे, ध्यानपूर्वक उसको नोट डाउन करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे हम बात करेंगे कुल कितनी विकृत स्वर हैं, यानी कि एक सप्तक में कुल कितने विकृत स्वर आपके रहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था एक सप्तक में आपके कुल 5 विकृत स्वर होते हैं। कितने होते हैं आपके? 5 विकृत स्वर रहते हैं। एक सप्तक में कितनी कोमल व कितनी तीव्र स्वर होती हैं? अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कोमल स्वर कितने होते हैं? कोमल स्वर होते हैं आपके 4। कौन कौन से होते हैं? आपका कोमल ऋषभ, कोमल गंधार, कोमल देहवत, कोमल निषाद। ये आपके 5 कोमल स्वर हैं। अगर बात करते हैं तीव्र स्वर के बारे में, क्या बात करते हैं हम आपका तीव्र स्वर के बारे में, तो तीव्र स्वर कितने होते हैं? एक आपका मध्यम आपका एक तीव्र स्वर होता है। तो इस प्रकार से आपका कोमल स्वर और आपका तीव्र स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 और 1। कितनी होती है? 4 और 1। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं? अब देखिए कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं? ऋषभ, गंधार, देहवत, निषाद। ऋषभ, मध्यम, देहवत, निषाद। तो यहाँ पर आपका रहने वाला है ऋषभ, गंधार, देहवत, निषाद। ये आपके कोमल स्वर है। 4। कौन सा स्वर तीव्र होता है? तो आपको बताइए मध्यम आपका तीव्र स्वर है। कौन सा है आपका? मध्यम तीव्र स्वर है। इसे आपका अर्धदर्शक स्वर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आपका अर्धदर्शक स्वर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं। तो देखिए जब हमने स्वर वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें कंप्लीट इन पर हमने चर्चा की थी कि अचल क्या होता है, अचल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका सापा। जो साह और पा है ये आपके अचल स्वर रहती हैं। ये ना तो कोमल होती हैं, ना ही विकृत होती हैं, ना ही तीव्र होती हैं। तो आपके क्या कहलाएंगे? सा और पा आपके अचल स्वर कहलाते हैं। कुल कितने सप्तक माने गए हैं? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कुल आपके सप्तकों की संख्या कितनी है। तो कुल सप्तक आपके कितने रहने वाले हैं? कुल सप्तक कितने आपके? 3 हैं। अब कौन कौन से हैं आपका? पहला है आपका तार सप्तक, दूसरा है आपका मध्य सप्तक। क्या है आपका? मध्य सप्तक। तीसरा है आपका मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक। ये आपके 3 सप्तक हैं। अब देखिए तार सप्तक के लिए आपका ऊपर बिंदु लगाते हैं, मध्य सप्तक के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, मंद्र सप्तक के लिए आपका नीचे बिंदु लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपका चिन्ह रहता है जो कि आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट, तीनों सप्तक के नाम क्या हैं? तीनों सप्तकों के नाम आपके क्या रहने वाले हैं? तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था मंद्र, मध्य और तार। क्या है आपका? मंद्र, मध्य और तार। ये आपके तीनों सप्तकों के नाम रहने वाले हैं। किसी भी राग में कम से कम कितनी स्वर होते हैं? अब देखिए जो राग के लक्षण होते हैं उसमें आपको पता होगा कि राग में कम से कम आपका 5 स्वर होते हैं। अगर बात करते हैं अधिक से अधिक आपका 7 स्वर होते हैं। कितने होते हैं आपके? 7 स्वर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अगर यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन बनता है
थाट में कितने स्वर होते हैं? ठीक है, थाट में आपके हमेशा 7 स्वर रहते हैं, हमेशा थाट में हमेशा आपके 7 ही स्वर रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था 7 स्वर। राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं, अधिक से अधिक आपके 7 स्वर रहते हैं। ठीक है, देखिए सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर कर देना अपने सभी यार दोस्तों के साथ। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन को लेकर के डाउट बनता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। राग की मुख्य कितनी जातियां हैं? तो देखिए आपका जो राग होता है, राग की 3 मुख्य जातियां होती हैं। 3 आपकी मुख्य जातियां होती हैं, 3 मुख्य आपकी जातियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है आपकी ओडव, दूसरी होती है आपकी साड़व, तीसरी होती है आपकी ओडव साड़व संपूर्ण। ये आपकी 3 जातियां हैं। अब ओडव में आपका 5 स्वर प्रयोग किया जाता है, साड़व में आपका 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं और संपूर्ण में आपका 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। तो आपकी मुख्य कितनी जातियां बनती हैं? तो मुख्य आपकी 3 जातियां बनती हैं। कितनी बनती हैं? आपकी 3 मुख्य जातियां बनती हैं। अब देखिए यहाँ से आपकी 3 मुख्य जातियां हैं, लेकिन इसकी 9 उपजातियां बनती हैं। 9 उपजातियां बनती हैं। उपजातियां कितनी बनती हैं? तो 9 उपजातियां बनती हैं इन तीनों से। तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ओडव से बनेगा आपका ओडव साड़व और आपका ओडव आपका संपूर्ण। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर टोटल 1 से 3 बनती हैं, 3 से 9 आपकी उपजातियां बनती हैं। राग की कुल कितनी जातियां हो सकती हैं? तो देखिए राग में आपकी कुल 9 उपजातियां हो सकती हैं या 9 जातियां हो सकती हैं। पहली हम बात करेंगे ओडव से। तो ओडव कौन सी बनेगी आपकी? ओडव। दूसरी बनेगी आपकी ओडव साड़व, तीसरी बनेगी आपकी ओडव संपूर्ण, चौथी बनेगी आपकी साड़व ओडव, पांचवी बनेगी आपकी साड़व, छठवीं बनेगी आपकी साड़व संपूर्ण, उसके बाद आपकी 7वीं बनेगी संपूर्ण, 8वीं बनेगी आपकी संपूर्ण ओडव, 9वीं बनेगी आपकी संपूर्ण साड़व। तो इस प्रकार से आपकी कुल 9 उपजातियां बनती हैं या फिर कुल 9 आपकी जातियां बनती हैं। अब देखिए ओडव का मतलब होता है 5 स्वर और साड़व का मतलब होता है 6 स्वर और संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वर। तो यहाँ पर जो ओडव है इसमें आपके किसी भी राग में 5-5 स्वर बनेंगे अगर ओडव जाति से है। अगर किसी राग की ओडव संपूर्ण जाति है तो आपकी 5 और 7 स्वर बनेंगे, ओडव साड़व है तो 5 और 6 स्वर बनेंगे। तो इस प्रकार से आपकी कुल 9 जातियां हैं, उनसे आपकी स्वरों किस प्रकार से स्वरों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर ये आपका रहने वाला है। राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? देखिए राग की उत्पत्ति आपकी किससे मानी गई है? सप्तक, थाट, स्वर या फिर बादी। तो राग की उत्पत्ति हमेशा आपकी थाट से मानी गई है। किससे मानी गई है? आपकी थाट से। राग आपके हमेशा थाट से उत्पन्न माने जाते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपका इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। तो आज की सेशन में हम इतना ही रखेंगे। 30 क्वेश्चन हमने आपके लिए आज डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, कंटिन्यू होती जाएंगी। हम आपका चैप्टर वाइज इसी प्रकार से सेट लेते आएंगे और आपको ये भी पता चलता जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक क्लासेस को अटेंड कीजिएगा और ध्यानपूर्वक आपको इन सेट को अटेम्प्ट करना है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।